बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी मोमेंटम जो है, क्या वो किसी भी सिस्टम का मुस्तकिल रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है या नहीं, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। अब मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले डेफिनेशन हमने याद करनी है वो है बेटा हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग, तन तनहा, यानी आइसोलेट होना, बिल्कुल सेपरेट होना। उसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, बहुत सी बॉडीज़ मौजूद हैं, बहुत से ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। बॉडीज़ जो अंदर किसी सिस्टम में मौजूद हैं वो आपस में टकरा रही हैं, लेकिन बाहर से कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। तो ऐसे सिस्टम को नाम दिया जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, एक गैस का कंटेनर है, उस गैस के कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराते हैं, विद द वॉल ऑफ कंटेनर टकराते हैं, लेकिन बाहर से किसी किस्म की हम फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो उस गैस के कंटेनर को बेटा हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, ये आपने याद करनी है। सबसे पहले, अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। ऐसा इंटरेक्टिंग बॉडीज का ग्रुप जिस पे कोई बाहर से फोर्स अमल ना करे उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। अब हम ये जानते हैं कि F इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी। ये हमने प्रीवियस आर्टिकल में डिस्कस किया। जब फोर्स अमल नहीं कर रही तो फोर्स हो गई ज़ीरो, जब फोर्स ज़ीरो हो गई तो डेल्टा पी ओवर टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये टी इधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, तो ये सारा कुछ क्या आ गया, ज़ीरो। डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये पी आई इस तरफ चला गया तो ये पॉजिटिव में चला गया, यानी पी एफ माइनस पी आई। इसका मतलब ये है, पी एफ का मतलब मोमेंटम फाइनल और पी आई का मतलब मोमेंटम इनिशियल, यानी शुरू वाला मोमेंटम और आखिर वाला मोमेंटम हमेशा बराबर होता है, कंजर्व होता है। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो कोई भी बेटा हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होगा, उस आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व होगा, वो तब्दील नहीं होता। इसकी एग्जांपल में हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक बलून है, उसमें हमने हवा को फिल किया है, जैसे ही हम उस बलून को रिलीज़ करते हैं हवा, यानी बलून को हमने छोड़ा तो हवा उसमें से रिलीज़ होगी। अब जब हवा उसमें से रिलीज़ होगी तो हवा मूव करेगी एक डायरेक्शन को, लेकिन मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जो बैलून मूव करेगा वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये हमारे पास इस बात का प्रूव है कि मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम तब्दील नहीं होता। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसकी स्टेटमेंट की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उनका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। अब इंटरेक्ट करने का मतलब है कि दो पार्टिकल हैं हमारे पास, और दो पार्टिकल टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों हमेशा आपस में बराबर रहते हैं, उनकी वैल्यू में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आता। तो उसके लिए बेटा हमारे पास यहाँ पर दो बॉल दी गई हैं, एक का मैस m1 है, दूसरी का m2 है। एक वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है, दूसरा u2 से मूव कर रहा है। और ये सिनेरियो जो है हमारे पास ये बिफोर कोलिजन का है। यहाँ पर इस m1 जो है इसका मोमेंटम p1 m1 u1 और p2 m2 और u2। अब हम दोनों का टोटल मोमेंटम लिखते हैं और उसे हम इनिशियल मोमेंटम का नाम दे देते हैं। तो टोटल मोमेंटम हमारे पास पी आई इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू आ जाएगा।
P1 और P2 जो है इसकी वैल्यू M1U1 प्लस M2U2, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो PI हमारे पास आ गया M1U1 M2U2, और ये वैल्यू है बिफोर कुलयन टकराने से पहले। अब आ जाते हैं बात, जब दोनों पार्टिकल आपस में टकराते हैं, क्यों टकराएंगे? क्योंकि U1 वेलोसिटी जो है U2 से ज़्यादा है, तो ये इसके साथ जाके कोलाइड करेगा, टकराव होगा। अब जब कुलयन होगा, ये है कुलयन। कुलयन के केस में M1 इस पे फोर्स लगाएगा M2 को और उसकी डायरेक्शन होगी फॉरवर्ड, और M2 M1 पे फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन होगी बैकवर्ड। अब एक्शन और रिएक्शन इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स एक जितनी ही लगाएंगी, तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के बराबर तो होंगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस वजह से F प्लस माइनस F ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 0। तो नेट फोर्स एट कुलयन इज इक्वल टू 0। जब फोर्स 0 हो जाए, ऊपर पढ़ चुके हैं कि फोर्स 0 होने की वजह से जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता, चेंज इन मोमेंटम 0 आता है। तो इसका मतलब है एट कुलयन पे चेंज इन मोमेंटम 0 आ गया। अब बात करते हैं आफ्टर कुलयन की। जब आफ्टर कुलयन की बात करें, यानी ये बॉडीज आपस में टकराई, टकराने के बाद अलहदा होगी। जब ये अलहदा होंगी तो इनका मैस चेंज नहीं होगा, लेकिन इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो जो वेलोसिटी U1 थी वो V1 बन गई, और जो वेलोसिटी U2 थी टकराने के बाद वो वेलोसिटी V2 आ गई। यहाँ पर मोमेंटम P1 प्राइम इज इक्वल टू M1 V1, और ये P2 प्राइम इज इक्वल टू M2 V2। टोटल मोमेंटम निकालें तो वो फाइनल मोमेंटम होगा। P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम, दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास M1 V1 प्लस M2 V2। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि ये हमारे पास जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड सिस्टम है, और हम ऊपर बात कर चुके हैं जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें बाहर से फोर्स नहीं लगती। जब बाहर से फोर्स नहीं लगेगी तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो सेम उसी तरह से ये हम बात करेंगे PF इज इक्वल टू PI। तो हमारे पास PI इज इक्वल टू PF। सो PI की वैल्यू ये लिख चुके M1U1 प्लस M2U2, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब PF M1 V1 प्लस M2 V2, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, जो इस बात का प्रूव है कि आइसोलेटेड सिस्टम जो है उसमें मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता। अब क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसी जगह पे अप्लाई होता है डेली लाइफ में? तो बिल्कुल, डेली लाइफ में हम जो इसे अप्लाई करते हैं वो बुलेट और गन जो केसेस है उसमें इसको अप्लाई करते हैं। एक गन से जब बुलेट को फायर किया जाता है तो फायर करने से बुलेट जो है, गोली जो है वो एक डायरेक्शन को मूव करती है, लेकिन जो गन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको जर्क देती है, एक झटका प्रोवाइड करती है। अब गन भी किसी वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में, अगर गोली फॉरवर्ड जा रही है तो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। हमने देखना यह है कि गोली जब फायर कर दी जाती है तो गन किस वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। उसके लिए देखें, जब हम बिफोर फायरिंग की बात करते हैं तो PI इज इक्वल टू 0, इनिशियल मोमेंटम 0 है। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें ही रेस्ट में है, गोली भी रेस्ट में है, गन भी रेस्ट में है। इस वजह से जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो कितना होगा? 0। अब हमने गोली जो है उसको फायर कर दिया। जब गोली को फायर किया तो गोली की भी कोई वेलोसिटी होगी, गोली का कोई मैस भी होगा, गन का भी मैस है, और गन की कोई वेलोसिटी है जिसके साथ वो मूव कर रहा है। तो यहां पर लेट कर लेते हैं मोमेंटम प्रोड्यूस्ड एंड बिफोर एंड आफ्टर हैविंग सेम मोमेंटम। चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होना है तो मोमेंटम टकरान फायर करने से पहले और मोमेंटम फायर होने के बाद दोनों क्या रहेंगे? सेम। स्मॉल m जो है यहां पर ये हम मान लेते हैं कि बुलेट का मैस है, और स्मॉल m बुलेट का मैस होने के बावजूद जो मैस ऑफ गन है उसे कैपिटल M कह देते हैं, और जो बुलेट की वेलोसिटी है वो स्मॉल v है और गन की वेलोसिटी कैपिटल V है।
तो हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या आ जाएगा, स्मॉल एम वी प्लस कैपिटल एम कैपिटल वी। ये कैपिटल वी वेलोसिटी ऑफ गन, कैपिटल एम मास ऑफ गन, स्मॉल वी मास ऑफ बुलेट, स्मॉल वी वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम आ गया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों मोमेंटम हमेशा आपस में क्या होने हैं, बराबर, तो इनको बराबर रख लिया। पी आई की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 आ गया। ये एम वी प्लस कैपिटल एम कैपिटल वी आ गया। ये एम वी इस तरफ जाके माइनस हो गया, ये एम इस तरफ आके डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी ऑफ गन। अब देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो गन की वेलोसिटी होगी वो बुलेट की वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। चूंकि गन का मैस बुलेट के मैस से बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से जो आपको गन की वेलोसिटी मिलेगी वो एज कंपेयर टू बुलेट, गोली के कंपैरिजन में आपको बहुत थोड़ी मिलेगी। तो इसीलिए गन जो है वो सिर्फ एक जर्क प्रोवाइड करती है, खुद वो बैकवर्ड डायरेक्शन को मूव करना शुरू नहीं कर देती। अच्छा, दूसरी यहाँ पर एप्लीकेशन जो इस्तेमाल की जाती है वो रॉकेट एंड जेट इंजन्स हैं। रॉकेट एंड जेट इंजन में आपने बुक में देखा होगा कि आपके पास एक रॉकेट की डायग्राम दिखाई गई है। रॉकेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसी वक्त मूव करता है जब उसके नीचे वाले हिस्से से गैसेस जो हैं वो बर्न होके बाहर निकल रही हैं। अब गैसेस जो बाहर निकल रही हैं उनका एक मोमेंटम, और रॉकेट जो है उसी मोमेंटम के साथ ऊपर को मूव करता है। सेम मोमेंटम लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से उन दोनों का मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो जब भी एक बॉडी मूव करे उसके साथ दूसरी बॉडी ऑपोजिट में मूव करे तो जान जाइएगा वहां पर जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। अब जब रॉकेट मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में तो वहां पर एक्सेलरेशन पैदा होता है, और वो एक्सेलरेशन जो पैदा होता है वो एम वी ओवर कैपिटल एम है। ये आपने सिर्फ एक्सेलरेशन का फार्मूला याद करना है, और ये है रॉकेट के एक्सेलरेशन का फार्मूला। यानी जैसे जैसे रॉकेट का मैस जो है वो कम होता जाता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, यानी उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है, यानी उस पर जब बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती तो हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम चेंज नहीं होता। और उसकी एप्लीकेशन को हमने समझा। एप्लीकेशन एक बुलेट और गन का है, दूसरा एप्लीकेशन हम रॉकेट और जेट इंजन वगैरह जो है उसके अंदर देखते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।